देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सन 1980 की बात है। तब मेरी तुलसी ग्रामीण बैंक में नई नई नौकरी लगी थी। मेरी पोस्टिंग एक छोटे से कस्बे में हुई। मैं पहली बार अपने घर से और घर वालों से इतनी दूर जा रहा था। बस फिर क्या था, बोरिया बिस्तरा बांधा और निकल पड़ा। थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान भी ले लिया। उस समय घर से संपर्क में रहने का एकमात्र साधन चिट्ठी ही होती थी। आते समय माँ ने कहा, बेटा चिट्ठी ज़रूर लिखना। हमारी ज़िंदगी में एक माँ ही होती है जिसे हमारी सबसे ज़्यादा परवाह होती है। जब तक हम उनके पास रहते हैं उस समय तक तो नहीं, लेकिन जब हम उनसे दूर जाते हैं तब हमें माँ की अहमियत पता चलती है। माँ ने मुझसे कहा, तुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, तू कैसे रहेगा मेरे बगैर। माँ की आंखों में आंसू देखकर मेरा भी दिल भर आया, लेकिन नौकरी पर भी जाना था। ज़्यादा इमोशनल होने से काम नहीं चलने वाला था, तो मैं चला गया। ट्रेन स्टेशन पहुंची। मैं अपना बिस्तरा बांध और संदूक लेकर नीचे उतरा। छोटा सा स्टेशन। अभी भी इस स्टेशन में ब्रिटिश जमाने की झलक थी। सिंगल लाइन थी पटरी की। स्टेशन के उस ओर खेत थे और इस तरफ किनारे की ओर पीपल के पेड़ लगे थे। 2-4 बेंच पड़ी थी। पीने के लिए एक हैंडपंप लगा था। जहाँ ट्रेन रुकते ही पानी के लिए भीड़ लग जाती थी। 2-3 मूंगफली वाले मूंगफलियां बेच रहे थे और एक बूढ़ी औरत टोकरी में अमरूद बेच रही थी। स्टेशन देखकर अच्छा लगा। मैं प्लेटफॉर्म छोड़कर बाहर आया। बाहर 1-2 छोटी मोटी दुकानें थीं जहां चाय पकौड़े और समोसे मिल रहे थे। मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी। मैंने दुकान से 2 समोसे और एक चाय खरीदी और वहीं बैठकर चाय पीकर समोसे खाकर एक रिक्शा रोका और रिक्शे वाले से तुलसी ग्रामीण बैंक चलने को कहा। मैं बैंक पहुंचा, मैनेजर से मिला, ज्वाइनिंग लेटर दिखाया और नौकरी ज्वाइन कर ली। तभी मैनेजर साहब बोले, आप आराम कीजिए, कल सुबह से आइए और जब तक आपको कोई कमरा नहीं मिल जाता तब तक आप ऑफिस का एक कमरा खाली है, वहाँ रह सकते हैं। दूसरे दिन ऑफिस खत्म होने के बाद हमने मतलब मैं और मेरे एक सहकर्मी ने कमरा ढूंढना शुरू किया। चूंकि वो वहाँ के बारे में मुझसे ज़्यादा जानता था और उन्हें कस्बे के बारे में और भी जगह पता थी जहाँ मुझे कमरा मिल सकता था। और कभी कभी शाम को अपने घर पर मुझे साथ ले जाते डिनर के लिए। कभी कभी मैं होटल में खा लेता, वो फैमिली वाले थे और लंच भी मेरे लिए ले आते थे। मुझे अच्छा लगता था कि पराई जगह पराए लोग इतने अपने से हो जाते हैं। मैंने घर चिट्ठी भी भेज दी थी कि मैं ठीक से पहुंच गया हूं, अभी ऑफिस में ही रह रहा हूं, कमरा नहीं मिला। फिर एक दिन मुझे एक कमरा मिल गया जो कि ऑफिस से थोड़ा दूर। उसके बगल में एक पुराना सा टूटा फूटा घर था। लग रहा था कि सालों से ना इस घर में रंगाई पुताई हुई है और ना ही मरम्मत। आसपास ना तो कोई और घर था। उस घर में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता था। एक दुकान थी जहां सुनसान सी जगह थी। कमरा भी सस्ता था। महंगे किराए वाला घर मेरे बजट से बाहर था, सो मैंने ले लिया। जो मकान मालिक थे उन्हीं की दुकान थी वहां पर। उस जगह 2 कमरे थे। एक में उनकी दुकान थी और दूसरा खाली पड़ा था, तो उन्होंने मुझे दे दिया। छोटा सा आंगन था। आंगन में हैंडपंप था पानी के लिए। स्नान घर और शौचालय भी वहीं था। आंगन में एक लोहे का जाल था जिससे रोशनी आती थी। कुल मिलाकर कमरा बड़ा अच्छा था। मकान मालिक भी बस दिन भर ही दुकान में रहते और शाम को अपने घर चले जाते, जो कि शहर में था। शाम को मैं अकेला ही होता था उस घर में। कुछ दिन तो मैं बाहर ही खाना खाता रहा, लेकिन बाहर का खाना महंगा पड़ रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा बहुत सामान जुटा लिया। ऑफिस मेरे लिए दूर पड़ता था, तो मेरे एक सहकर्मी ने मुझे अपनी साइकिल दे दी
बोले कि अभी ले लो, मेरे लिए तो ऑफिस पास में ही है, जब अपनी खरीद लेना तो वापस कर देना। साइकिल की वजह से मेरा आना जाना आसान हो गया। फिर एक शाम मैंने सोचा क्यों ना आज घर पर ही कुछ खाना बनाते हैं। शाम को ऑफिस के बाद मैंने बाजार से कुछ सामान खरीदा, आटा, दाल, चावल और मसाले, सब्जियां, सब कुछ सब्जियां लेकर। और फिर मैं घर आया, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले, फिर स्टोव पर चाय बनाई। अंदर थोड़ा बंद बंद सा लग रहा था, तो मैंने सोचा चाय छत पर जाकर पीते हैं। छत पर जाने के लिए खुली सीढ़ियां थी, कोई दरवाज़ा नहीं था। दरवाजे की ज़रूरत भी नहीं थी, वो ऐसे खुला ही अच्छा था। उस दिन पहली बार मैं छत पर गया। छत पर थोड़ा अंधेरा हो गया था। सोचा चलो चाय के साथ साथ एक सिगरेट भी पी लेंगे। मैंने सीढ़ियों पर बैठकर पहले चाय पी, फिर सिगरेट सुलगाई और खड़े होकर घूम घूम कर छल्ले बना रहा था। तभी बगल वाली छत पर सफ़ेद साड़ी में एक महिला दिखी। उनके घर की छत और मेरे घर की छत आपस में जुड़ी हुई थी। छोटी सी दीवार थी, केवल आड़ के लिए। कोई भी एक दूसरे की छत लांघकर आसानी से इधर उधर जा सकता था। जो महिला थी वो तुलसी के पौधे की पूजा कर रही थी। उन्होंने तुलसी के 5 चक्कर लगाए, दिया जलाया और मेरे पास आई प्रसाद देने। उन्हें देखकर मैंने सिगरेट बुझा दी। उन्होंने प्रसाद दिया तो मैंने ले लिया। उन्होंने पूछा कि नए आया हो इस घर में? इस पर मैंने कहा, हाँ चाची, बस अभी अभी आया हूँ। वो मेरी माँ की उम्र की थी, तो मुझे उन्हें चाची कहना उचित लगा। उन्होंने कहा, बेटा सिगरेट पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इस पर मैंने कहा, जी जी चाची जी। उस समय छोटे बड़ों की बहुत इज्जत करते थे। मुझे थोड़ी झेप लगी। उन्होंने थोड़ी अच्छी बातें की और वो जाने लगी, तो मुझे ध्यान आया कि उनसे सब्जी बनाना पूछ लूं। तो मैंने कहा, चाची ज़रा रुकिए, ये बता दीजिए कि पालक आलू की सब्जी कैसे बनती है? वो मुस्कुराई और फिर सब्जी बनाने की विधि बताने लगी। बोली कि कोई परेशानी हो तो रात को यहीं मिलूंगी, लेकिन दिन के समय नहीं। मैंने उनके बताए अनुसार सब्जी बनाई। सब्जी तो अच्छी बनी, लेकिन नमक थोड़ी ज़्यादा हो गई। अब रोज़ रोज़ यही सिलसिला हो गया। चाची जी अपनी छत पर पूजा करने आती और मैं भी छत पर ही चाय पीने चला जाता। उनसे सब्जी बनाना सीखता और नीचे आकर खाना बनाता। चाची से बात करके मुझे अच्छा लगता। मुझे उनमें अपनी माँ की झलक दिखाई देती। घर की कम याद आती थी। एक दिन पता नहीं ऑफिस से आने के बाद मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई। आते ही मैं सीधा बिस्तर पर लेट गया। बहुत तेज बुखार हुआ। मैंने कुछ भी नहीं खाया। इतनी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि कुछ बना लूं। मैं बस ऐसे ही लेटा रहा। लेकिन रात के समय मुझे याद नहीं कि कितना समय था। सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज़ आई। देखा तो चाची जी थी। उन्होंने दूध गर्म करके मुझे दिया और मेरे माथे पर रात भर गीली पट्टियाँ रखती रही, जिससे मुझे आराम लग गया। मैं गहरी नींद में आ गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे कमरे में कोई नहीं था। दूसरे दिन रविवार था, मुझे ऑफिस नहीं जाना था। मैंने कुछ गंदे कपड़े धुले, थोड़ा पोहा और चाय बनाकर मकान मालिक के दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर बातें करने के बाद मैंने उनसे पूछा, अच्छा ये हमारे बगल वाले घर में कौन रहता है? उन्होंने कहा, पहले एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा रहा करते थे। बेटे की नौकरी दूसरे शहर में लग गई, बेटा बाहर चला गया। लेकिन उसने अपनी माँ को ना तो कोई खबर दी और ना ही उनकी खबर पूछी। वो बूढ़ी औरत रोज़ डाकिये से पूछती थी कि मेरे बेटे की कोई खबर आई, लेकिन अभी कुछ महीनों से वो बूढ़ी औरत दिखाई नहीं दी। फिर एक दिन डाकिया कुछ मुआवजे के कागजात ले आया। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने खोला नहीं। तो डाकिया मेरे हस्ताक्षर कराकर कागजात मुझे दे दिया। वैसे किसी के कागजात तो खोलने नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि कुछ ज़रूरी हो ना हो, और बूढ़ी औरत को पढ़ना भी नहीं आता था। तो मैंने खोला और देखा कि उसमें लिखा था कि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है
और उनका बेटा नहीं रहा। मुआवजे के तौर पर उन्हें इतने रुपए दिए जाते हैं। मैंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। शायद नौकरी पर जाते वक्त ही बेटे की दुर्घटना ट्रेनग्रस्त हो गई, इसलिए बेटा कोई खबर नहीं दे पाया। ये सब सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने सोचा उनके घर पर जाकर देखता हूँ। मैं छत पर गया और सीढ़ियाँ उतरकर नीचे गया। उनकी सीढ़ियों पर भी कोई दरवाज़ा नहीं था। 3 कमरों का घर था। अगल बगल कमरे में बीच में आंगन और छत से रोशनी आ रही थी। 2 कमरों को खोलकर देखा तो कुछ नहीं दिखा। तीसरा कमरा खोला तो एक कंकाल सफ़ेद साड़ी में लिपटा बिस्तर पर पड़ा था। शायद अपने बेटे का इंतज़ार करते करते उनकी जान निकल गई। उन्हें मुझ में शायद अपना बेटा दिखता था, इसलिए वो मेरे पास आते थे। मैंने उनका विधि विधान अंतिम संस्कार किया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैं बेरोजगार हुआ करता था। मैं घर का इकलौता बेटा था, तो सारी जिम्मेदारी भी मेरे सर पर थी। हालांकि मैं गांव में छोटे मोटे काम कर रहा था, मगर उन कामों का कोई ठीक ठिकाना नहीं। आज चालू तो कल बंद। ऐसे में मुझे तलाश थी एक अच्छी सी नौकरी की, जो मेरी सारी आर्थिक तकलीफ़ों को दूर कर सके। ऐसे ही एक शाम मैं गांव के चौक पर बैठकर अपनी ज़िंदगी के बारे में ही सोच रहा था कि तभी मेरा एक दोस्त अजय चलकर मेरे पास आया। अजय पहले गांव में ही रहता था, पर शहर में बढ़िया नौकरी मिल जाने के कारण वो अब शहर में शिफ्ट हो गया है और अब कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गांव आया है। अजय के मेरे पास आते ही हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। बातों ही बातों में मैंने अपनी पूरी परेशानी अजय को बताई। मेरी सारी बातें सुन अजय बोला, एक काम कर, तू कल मेरे साथ शहर चल, वहाँ कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा। अजय की बात सुनकर मैं काफ़ी खुश हुआ और मेरी चिंता भी थोड़ी कम हो गई। अगली सुबह हम लोग शहर जाने वाले बस में सवार हो गए। क्योंकि शहर हमारे गांव से थोड़ा दूर था, तो पहुंचते पहुंचते रात होना तय है। और ठीक रात के 9 बजे हम लोग बस से उतरे और अजय के क्वार्टर की तरफ जाने लगे। रास्ते में अजय ने मुझसे कहा, देख एक काम तो है, पर थोड़ी परेशानी है, कर पाएगा? इस पर मैंने कहा, क्या काम है और कैसी परेशानी? इस पर अजय ने बताना शुरू किया, दरअसल एक बंगला है, तुझे हर रात उसकी पहरेदारी करनी है, पर लोग कहते हैं कि वो जगह ठीक नहीं है, वो बंगला भूतिया है। अजय की बातें सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुराया और अजय से कहा, क्या यार अजय, तू भी शहर में रहकर इन सब बातों को मानता है? इन सब बातों को मैं नहीं मानता। जिसके बाद मैं तुरंत काम करने के लिए राजी हो गया। अगले दिन अजय मुझे बंगले के मालिक के पास ले गया। बंगले के मालिक से बातचीत करने के बाद मालिक ने मुझे काम पर रख लिया। साथ ही साथ बंगले के मालिक ने मुझे एक चेतावनी भी दी, देखो कुछ भी हो जाए पर तुम बंगले के अंदर मत जाना, तुम्हारी ड्यूटी रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक की होगी। काम मिलने से मैं काफ़ी खुश था, मगर लोगों की बातें सुनकर थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। पर जब तय कर ही लिया है तो डर किस बात का। जिसके बाद मैं रात को काम पर निकलने की तैयारी में जुट गया। रात के 9 बजे से पहले ही मैं उस घर के पास पहुंच गया। बरसात का मौसम था और ऊपर से दूर दूर तक आसमान में चांद का कोई अता पता नहीं था, जिस कारण चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था। उस बंगले के बाहर एक सीमेंट का चबूतरा बना हुआ था, लिहाजा मैं चबूतरे पर जाकर बैठ गया। बरसात का मौसम होने के कारण हवाएं काफ़ी तेज चल रही थी, वो भी इतनी तेज कि बरसात के मौसम में ही ठंड का अनुभव करा रही थी। मैं भी सीमेंट के चबूतरे पर बैठे बैठे इधर उधर टॉर्च मारकर उस बंगले को देख रहा था।
वो बंगला काफ़ी बड़ा और काफ़ी पुराना मालूम पड़ रहा था। मुझे अजय की एक और बात खटक रही थी कि यहाँ तो भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ लग ही नहीं रही, फिर लोग इस बंगले को भूतिया क्यों बोलते हैं। उस बंगले के आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था और ना ही कोई आदमी दिख रहा था। यूं ही उस सीमेंट के चबूतरे पर बैठे बैठे कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। अब वक्त हो रहा था रात के 12 बजे का। रात काफ़ी हो जाने के कारण अब मुझे नींद आने लगी थी। कुछ देर तो मैंने ना सोने की कोशिश की, मगर आखिरकार नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। कुछ देर यूं ही बैठे बैठे सोने के बाद अचानक नींद किसी तरह से मेरी नींद टूट गई। वो आवाज़ रोने की थी। उस रोने की आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक उठा कि आखिर ये रोने की आवाज़ है किसकी। यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। कुछ देर तक उस रोने की आवाज़ को महसूस करने पर पता चला कि वो रोने की आवाज़ किसी औरत की है, और वो रोने की आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि उस बंगले के अंदर से आ रही है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? बंगले के अंदर तो कोई है ही नहीं। अब मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, साथ ही साथ मुझे थोड़ा घबराहट भी हो रही थी। मगर मैंने घबराहट को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया और उठा उस सीधे बंगले के दरवाजे की तरफ चलता बना, ये देखने के लिए कि आखिर बंगले के अंदर है कौन। चलते चलते मैं उस बंगले के दरवाजे के पास पहुंचा तो बंगले का दरवाज़ा बंद था। मैंने जैसे ही उस बंद दरवाजे को छुआ तो वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, मानो कोई मेरे आने का ही इंतज़ार कर रहा हो। खैर, खुद ब खुद दरवाज़ा खुलने से मैं थोड़ा हक्का बक्का ज़रूर हुआ, मगर वो आवाज़ आ कहाँ से रही है और है किसकी, ये जानने के लिए इन सब बातों पर गौर नहीं किया। खैर, बंगले के अंदर दाखिल होते ही मैं उस आवाज़ को तलाशने के लिए इधर उधर देखने लगा। उस बंगले के अंदर घना अंधेरा पसरा हुआ था, तो मैं टॉर्च के सहारे बंगले के अंदर इधर उधर देखने लगा। वो बंगला काफ़ी दिनों से बंद था, जिस कारण उस बंगले में चारों तरफ जगह जगह पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। अभी मैं इधर उधर नज़रें दौड़ा ही रहा था कि तभी मुझे उस बंगले के हॉल में एक बच्चा खेलता हुआ नजर आया। उस बच्चे को बंगले के अंदर देखकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला ये बच्चा है किसका और इतनी रात गए बंगले के अंदर क्या कर रहा है। चौंक तो मैं गया था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत जुटाकर उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते वक्त मैंने एक बात पर गौर किया कि मैं जितना उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ता जा रहा हूँ, वो बच्चा उतना ही मुझसे दूर चला आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है कि तभी देखते ही देखते वो बच्चा हवा में धुआं हो गया। ये देखकर अब मुझे समझ आ गया था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, मगर मुझे कहाँ पता था कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। खैर, मैं जैसे ही उस बंगले के हॉल पर पहुँचा तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ 2 औरतें बैठकर रो रही थीं। उन दोनों औरतों का चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था और बाल सामने बिखरे हुए थे, जिस कारण मुझे उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। इस पर मैंने हिम्मत जुटाकर उन औरतों से कहा, कौन है वहाँ पर? मेरे ये बोलने पर उन दोनों औरतों ने कोई जवाब नहीं दिया, मानो मेरे पूछने का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा हो। उन दोनों से कोई जवाब ना पाकर मैं 1-2 कदम उनकी तरफ आगे बढ़ा। मैं जैसे ही उनकी तरफ 2 कदम आगे बढ़ा तो उन दोनों ने एक साथ अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया। तो हल्की सी टॉर्च की रोशनी में उन दोनों का चेहरा देखकर मानो मेरे पूरे शरीर में करंट सा दौड़ने लगा, क्योंकि उन दोनों का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। ये देखकर मैं समझ गया कि सचमुच वो बंगला भूतिया है, और मैंने सीधे वहां से दौड़ लगा दी और भागकर अजय के पास चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।